गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था, जो रदरफोर्ड ने परमाणु के लिए दिया था, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और हमने बताया था कि रदरफोर्ड ने परमाणु का जो थॉमसन मॉडल था उसको विफलता की सीढ़ी तक पहुंचाया और उसके बाद अपना एक नवीन मॉडल दिया, जिसके अनुसार उसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है। केवल केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर का जो रेंज का जो एरिया होता है केंद्र पर, वो भाग ही लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और उसके संपूर्ण धनावेश को क्या करता है, केंद्रित करता है, कंटेन करता है। ठीक है। उसके आसपास वाला जो खोखला भाग होता है 10⁻10 मीटर की रेंज वाला, वो जो भाग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन रदरफोर्ड भी इस मॉडल के आधार पर परमाणु के स्थायित्व की संपूर्णता व्याख्या नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो त्वरित होता है इलेक्ट्रॉन और वेग की दिशा बदलने के कारण, और जब त्वरित होता है आवेश कोई तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, और ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिर जाना चाहिए था, नाभिक में गिर जाना चाहिए था। इसका मतलब परमाणु का जो स्थायित्व था उसकी व्याख्या सफलतापूर्वक नहीं कर पाया रदरफोर्ड मॉडल। साथ के साथ ही रदरफोर्ड मॉडल ये भी नहीं बता पाया कि ये जो अपने पास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, परमाणुओं के स्पेक्ट्रम अपन को प्राप्त होते हैं, इन स्पेक्ट्रमों की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाया कि उसके अनुसार सतत होना चाहिए स्पेक्ट्रम, लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा मिल रहा था, रेखीय मिल रहा था। तो इन सब बातों को देखते हुए इस स्थायित्व के बारे में, इन स्पेक्ट्रमों की व्याख्या करने के लिए फिर से इस पर प्रयास शुरू हुआ। और फिर ये देखा गया कि जब अपन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें अपन को 4 प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की। और उन श्रेणियों की व्याख्या करने के लिए बामर ने एक आनुभाविक सूत्र दिया था। किसने? बामर ने एक आनुभाविक सूत्र दिया था। उसने कहा था कि जब अपन इन स्पेक्ट्रमों की व्याख्या करते हैं तो उनमें हमें जो सीरीज मिलती हैं वो इस प्रकार मिलती है, तरंग संख्या के रूप में 1/λ = r 1/2² - 1/n², where n = 3, 4, 5 and 6। इस प्रकार से उसने एक आनुभाविक सूत्र दिया, जो श्रेणियां उसको मिली थी स्पेक्ट्रम में, जो लाइंस मिली थी उनके लिए। अब उसे पूछा गया कि कैसे आया, तो वो कह रहा नहीं, इसका मुझे कोई पता नहीं है, ऐसी श्रेणियां क्यों मिलती हैं ये पता नहीं, हाँ मिलती हैं और वो इस सूत्र का पालन करती हैं। ये वाली बात आ गई। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रेणियाँ भी मिलती हैं और रेखीय स्पेक्ट्रम भी आपको प्राप्त होता है। इन सब बातों को देखते हुए फिर नील्स बोर ने, जो डच साइंटिस्ट थे, डेनमार्क के थे, उन्होंने क्या किया, नए रूप में इस मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इससे मुझे कुछ नई चीज़ का आभास हो रहा है। और इस फॉर्मूले के अनुसार तो जैसे रदरफोर्ड की बात करें तो वो तो इससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि रदरफोर्ड तो सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, ये सतत है नहीं। इस फॉर्मूले को देखें तो अपन को सतत नहीं मिलता, इससे तो रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है अपन को। ठीक है। तो उसने कहा था कि अब जो फिजिक्स ज्ञात था उसके आधार पर, यानी जो चिरसम्मत भौतिकी अब तक है उसके आधार पर तो अपन सफलतापूर्वक इसको नहीं बता सकते, कुछ तो बातें नई जोड़नी पड़ेंगी। और उसने क्या किया, चिरसम्मत यांत्रिकी नहीं, जितनी फिजिक्स ज्ञात थी वो प्लस उस ड्यूरेशन में जो क्वांटम सिद्धांत बड़ा फेमस हुआ था, उस क्वांटम सिद्धांत के बारे में उसने सोचा कि ये भी अगर यूज करके देखें तो अपन अगर कोई नए पोस्टुलेट दें तो उनके आधार पर परमाणु को, मॉडल को समझाने का प्रयास करें तो क्या हो सकता है, वो अपन देखते हैं। तो उसने क्या किया, उसने जब उस समय तक की ज्ञात भौतिकी प्लस पुरानी वाली भौतिकी, चिरसम्मत जिसको अपन कहते हैं, प्लस उस टाइम पर जो बड़ा फेमस था क्वांटम सिद्धांत, बड़ा फेमस था, उस क्वांटम भौतिकी दोनों का ही यूज किया। और उसने कहा था कि अब परमाणु का जो मॉडल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम नए सिरे से अपन बात करते हैं। नए सिरे से बात करने के लिए उसने कुछ अभिगृहित दिए। उसने कहा था कि परमाणु का जो मॉडल है उसकी जो बात है रदरफोर्ड वाली, वो वहाँ थोड़ी तो सही है कि बीच में सेंटर पे क्या रहता है, नाभिक रहता है, और बाहर क्या रहता है, इसका इलेक्ट्रॉनों का पूरा समूह रहता है जो चक्कर लगाता है वृत्ताकार कक्षाओं में। अब इसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इस परमाणु मॉडल को। ठीक है। क्या मॉडिफिकेशन किया उसने कहा कि ये जो परमाणु मॉडल अपने पास होता है इसमें नाभिक तो सेंटर पे रहता है, ये तो पहले से ज्ञात था अपने पास। उसने अपना एक नया पोस्टुलेट दिया, पहला, अलग अलग पोस्टुलेट्स में से पहला पोस्टुलेट उसका क्या था, उसने कहा था कि परमाणु में जो नाभिक है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, किसी भी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। उसने कहा था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं
वो नाभिक के चारों ओर जब विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट नहीं करते। ये इसलिए उसने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो दिया वो स्थायी कक्षाओं का दिया। इन कक्षाओं को कौन सा नाम कहा उसने? स्थायी कक्षाएं। ठीक है, पहला जो उसका पोस्टुलेट था, अभिप्राय था, वो स्थायी कक्षाओं को लेकर था। उसने कहा कि ये जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं ये चक्कर लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हर कहीं चक्कर नहीं लगाते हैं कि हर किसी वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाने लग जाए ना। उसने कहा था कि कुछ विशेष स्थितियां ऐसी होती हैं कि उन विशेष कक्षाओं में जब ये चक्कर लगाते हैं तो उन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ये इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते। इन कक्षाओं में नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जनरेशन नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करते इन कक्षाओं में। पहला पोस्टुलेट उसने दिया और इन्हीं कक्षाओं को उसने क्या नाम दिया? स्थायी कक्षाएं कहा। क्या नाम दिया? स्थायी कक्षाएं नाम दिया इसने। और इन स्थायी कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल, वो कौन सा बल होता है? वैद्युत बल होता है। वैद्युत आकर्षण बल, जो किस किस के बीच लगता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगता है। समझ गए बात आप? क्या कहा इसने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किन्हीं विशेष कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और उन कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उत्पन्न नहीं करते हैं। इस स्थिति में उन कक्षाओं को क्या नाम दिया? स्थायी कक्षाएं नाम दिया गया। और उन कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार पथ है, तो उनमें चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल चाहिए, जो कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो विद्युत आकर्षण बल होता है उससे उसको ये बल प्राप्त होता है। समझ गए? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में जब चक्कर लगाता है तो वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो विद्युत आकर्षण है वो प्रदान करता है। समझ गए बात आप? ये वाली सिंपल सी बात थी। दूसरी जो इसकी पोस्टुलेट की कहानी थी वो क्या थी? अब इसने थोड़ा सा साहसी कदम उठाया और उसने कहा, अब क्वांटम सिद्धांत के बारे में बात करी। उसने कहा कि जब ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं का अनुसरण करता है जिनमें कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, कक्षीय क्वांटम सिद्धांत इसको अपन कहते हैं कई बार, बोर का कक्षीय क्वांटम सिद्धांत। इसने कहा कि L कितना होना चाहिए? NH बार। H बार क्या है आपके पास? h/2π। nवीं कक्षा के लिए ले सकते हो आप। Ln = NH बार। Ln का मतलब कितना? mVn × Rn = NH बार। किसे? nवीं कक्षा के लिए। ये कहा। ये L क्या है? कक्षीय कोणीय संवेग। L क्या है? कक्षीय कोणीय संवेग है। तो ये क्वांटम सिद्धांत उसने नए तरीके से एक्सप्लेन किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उन्हीं स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कक्षीय कोणीय संवेग h बार यानी h/2π का क्या हो? पूर्ण गुणज हो। h n का मान कितना है? n = 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पूर्णांक गुणज हो। ठीक है, इसका मतलब ये कक्षीय क्वांटम सिद्धांत था, ये रेवोल्यूशनरी था एटॉमिक मॉडल में, और इसके आधार पर बोर ने सफलतापूर्वक इसके स्थायित्व की व्याख्या करी थी मॉडल की, परमाणु के मॉडल की। ये कक्षीय क्वांटम सिद्धांत कहलाता बोर का कि उन्हीं कक्षाओं में केवल इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है जिन कक्षाओं के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h बार का क्या हो? पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तीसरी चीज उसने कही क्या कही? तीसरी चीज की अपन बात करते हैं। उसने कहा था कि तीसरी चीज के बारे में, अब रेडिएशन की बात आ गई, वो और बच गई कि रेडिएशन कैसे जनरेट होती है, रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा। तो बोर ये कहता है
कि इलेक्ट्रॉन एमिशन भी करेगा और अब्सॉर्प्शन भी करेगा, या परमाणु का स्पेक्ट्रम देखे तो परमाणु में एमिशन और अब्सॉर्प्शन दोनों लाइनें अपन को मिलेंगी, लेकिन कब कब मिलेंगी वो देखो। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किन्हीं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, लगाता रहता है। अब स्थिति ये होती है कि सपोज इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और वो इस कक्षा से किस में आना चाहेगा, इस नीचे वाली कक्षा में आना चाहेगा, समझ गए। तो इस कक्षा में सपोज उसकी ऊर्जा En2 है, कितनी है, En2 है, और इस कक्षा में उसकी ऊर्जा कितनी है, En1 है, समझ गए बात आप। तो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो उसकी ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है En2 माइनस En1, ये क्वांटाइज्ड होता है। इसका मान कितना होता है, hν के बराबर होता है, जिसका मान hc/λ भी अपन कहते हैं। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी ये क्या करता है, जनरेट करता है। इस ऊर्जा का जो डिफरेंस है, यानी इन ऊर्जा स्तरों के बीच की ऊर्जा का जो डिफरेंस है, उसके तुल्य फोटोन या उसके तुल्य विकिरण क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, और उनके तुल्य आवर्ती के संगत वहां आपको स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगी। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, इस कक्षा में आता है, तो इन कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा आपको वहां मिलेगी, समझ गए। हर एक आवर्ती के लिए आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो इन ऊर्जा अंतराल या ये जो कक्षीय अंतराल है इनके बीच की जो ऊर्जा है उसके डिफरेंस के तुल्य ही आपको ऊर्जा मिलेगी। इसलिए यहाँ इस बोर ने क्या कहा कि ऊर्जा का जो अंतराल है En2 माइनस En1 बराबर hν होगा। किसी विशेष आवर्ती के लिए जब आपको लाइन मिलेगी स्पेक्ट्रम में, वो किसके लिए मिलेगी, किसी दो कक्षाओं के ऊर्जा अंतराल के तुल्य ऊर्जा जब उसकी उत्सर्जित करेगा इलेक्ट्रॉन तब। इसका उल्टा भी सही है, अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में था और इससे इसमें जाना चाहता है तो इतनी ऊर्जा लेगा, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको ये मिलेगा, समझ गए। इसका मतलब विभिन्न कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन संचरण करता है, उत्तेजित कक्षा से निम्न में आता है, निम्न से उत्तेजित कक्षा में जाता है, ऊपर वाली कक्षा में जाता है, तो इस स्थिति में ऊर्जा या तो क्या करता है, ऊपर वाले में जाता है तो अब्सॉर्ब करता है, ऊपर से नीचे वाले में आता है तो क्या करता है, एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। वो ऊर्जा इस प्रकार से एमिट और उत्सर्जित होती है, सॉरी उत्सर्जित और अवशोषित होती है, समझ गए। ये बोर के 3 पोस्टुलेट थे जिनके आधार पे बोर ने क्या किया, परमाणु मॉडल को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। यहाँ से वो बताता है कि आपको किसी फिक्स आवर्ती के लिए किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जैसे ही, या किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके संगत आवर्ती के संगत आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगी। इसलिए यहाँ रेखीय स्पेक्ट्रम की भी क्या होती है, व्याख्या होती है। ये जो मॉडल था, संपूर्ण मॉडल, ये हाइड्रोजन के लिए दिया था। किसके लिए दिया था नील्स बोर ने, हाइड्रोजन के लिए दिया था। लेकिन ये किसके लिए लागू किया जा सकता है, H लाइक एटम्स के लिए, H लाइक आयंस के लिए भी लागू किया जा सकता है। जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही बचता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम्स हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु अपने पास हैं, उनके लिए ये पूरा का पूरा सिद्धांत एज इट इज लागू किया जा सकता है। ये नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया था कि इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस परमाणु मॉडल में क्या कर सकते हैं, नया चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब स्थायी कक्षाओं की उसने व्याख्या करी, केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसके लिए कोणीय संवेग ये हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर के जो परिक्रमण था उसके स्थायित्व की इसने व्याख्या करी। परमाणु के मॉडल में परमाणु के स्थायित्व की इसने व्याख्या करी। दूसरे के साथ इसने जो स्पेक्ट्रम रेखीय मिल रहा था, हाइड्रोजन परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम मिल रहा था जिसकी रदरफोर्ड व्याख्या नहीं कर पाया था, उस रेखीय स्पेक्ट्रम की भी क्या करी, इसने व्याख्या करी कि विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं से जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपको रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। हाइड्रोजन में एक रेखा से ज़्यादा रेखाएं भी आपको प्राप्त होते हैं, जो थॉमसन भी नहीं बता पाया था, है ना। इसलिए हाइड्रोजन के लिए दिया गया ये परमाणु मॉडल कालांतर में हाइड्रोजन जैसे और भी एटम्स के लिए एज इट इज फॉलो किया गया और उससे रिजल्ट्स भी बहुत ही सकारात्मक मिले। इसलिए इस मॉडल को बहुत अधिक मान्यता प्राप्त हुई और इसके आधार पर फिर कैलकुलेट भी किया गया कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में गति करता है, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है और साथ के साथ उन कक्षाओं की त्रिज्या क्या होती है। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है उनकी त्रिज्या क्या होगी, कहाँ कहाँ वो कक्षाएं होंगी, वो सारी अभी अपन यहाँ देखते हैं। तो पहले तो क्या देखते हैं, उन कक्षाओं की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या की अपन बात करते हैं। सपोज nवीं कक्षा है इसलिए Rn अपन ले लेते हैं, त्रिज्या का मान ज्ञात, त्रिज्या, वेग, आवृत्ति, सारी चीज़ें अपन ज्ञात करेंगे। तो अपन ये कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो था अपने पास,
उसमें इलेक्ट्रॉन जब इन विभिन्न कक्षाओं में गति करता है तो इन कक्षाओं की त्रिज्या की अपन बात करना चाह रहे हैं। तो किसकी त्रिज्या? कक्षाओं की त्रिज्या। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए इन कक्षाओं की त्रिज्या का अपन मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। किन के आधार पर? बोर के पोस्टुलेट के आधार पर। तो पहला ही पोस्टुलेट अपन ले लेते हैं। सबसे पहले बोर का पहला पोस्टुलेट लेने के लिए सबसे पहले अपन ये कंसीडर करें कि सपोज हाइड्रोजन जो एटम है या हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स हैं उनमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी nवीं कक्षा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, घूम रहा है, nवीं कक्षा में गति कर रहा है। तो nवीं कक्षा में गति कर रहा है तो nवीं कक्षा की त्रिज्या कितनी है? Rn, और उसका वेग कितना है? सपोज वेग कितना है? Vn है। समझ गए? अब हम कह रहे हैं कि सपोज हाइड्रोजन लाइक एटम कोई भी है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? Z है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है जो एटम अपन काम में ले रहे हैं उसका। तो उसका नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा? नाभिक के आवेश कितना हो जाएगा? Ze। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन है ही एक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो कितना है? अपने पास E है। और nवीं कक्षा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब नाभिक है, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और ये जो कक्षा है इसकी त्रिज्या का मान कितना है? n है। और इसमें जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है? Vn है। समझ गए? मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? वो me है, वो इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे हैं इस परमाणु मॉडल की। अब क्या कह रहा है कि पहला ही पोस्टुलेट क्या कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के चारों ओर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है mv², कौन सी? nवीं कक्षा में, अपॉन Rn, mv²/r। ये अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? कूलॉम्ब आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल। इस नाभिक पर आवेश कितना है? Ze। इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना? E। तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Ze Q1 इंटू Q2, एक E और, तो Ze², Q1 Q2 अपॉन R², Rn²। समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण अपने पास आ गया। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात, दूसरा पोस्टुलेट कहेगा, वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनके लिए कोणीय संवेग Ln बराबर, यानी m Vn Rn, ये किसके बराबर होना चाहिए? NH/2π, NH/2π, इसके तुल्य होना चाहिए। यहाँ से दो, इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपन इसकी वेलोसिटी और उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। हमें कह रहे हैं कि सपोज यहाँ से अपने पास Vn का मान कितना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसमें जो Vn है उसका मान रख देंगे अपन। तो क्या स्थिति रहेगी Vn की? Vn बराबर कितना है? NH/2π mRn, कितना? NH/2π mVn। ये m कौन सा है? इलेक्ट्रॉन वाला, ध्यान देना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना आ गया? 3। समीकरण नंबर 3 से Vn का मान किस में रख दें अपन? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 3 का उपयोग किस में करने पर? समीकरण 1 में करने पर क्या स्थिति बनेगी? देखो जरा, यहाँ से me/Rn इंटू V का मान कितना है? n² h² अपॉन स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर 4π² me² इंटू Vn², सॉरी Rn है, यहाँ चेक करना, Rn है, Rn² कितना हो जाना चाहिए? 1/4πε0 इंटू Ze² अपॉन Rn²। देखो यहाँ से Rn² से Rn² कैंसिल हो गया, ये Rn² इधर 4π, एक पाई कैंसिल हो गया, पाई 4 कैंसिल हो गया, Me से एक Me कैंसिल हो गया, क्या बच गया? यहाँ देखो क्या बच गया? n² h² अपॉन Rn/me, एक तो ये बच गया इधर, तो और इधर क्या बच गया? Ze² अपॉन ε0। तो अपने पास Rn का मान कितना आ गया वो देखो, इसका मतलब Rn कितना आ गया? Rn उधर ले जाओ, ये इधर, तो n² h² ε0 अपॉन
ये इधर आ गया, ये उधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, पाई एम ई इंटू जेड ए स्क्वायर, ये होगी साहब। ये अपने पास त्रिज्या होगी, nवीं कक्षा की त्रिज्या जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, z है, उसकी nवीं कक्षा की त्रिज्या का मान कितना होगा, Rn होगा। यहां से आप देख रहे हो कि ये जो Rn है वो प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के और प्रोपोर्शनल होती है 1/z के। n का मान बढ़ता है तो इस कक्षा की त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु क्रमांक z घटता है तो इसका बढ़ता है तो इसका Rn का मान क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अगर अपन हाइड्रोजन परमाणु के लिए ले, किसके लिए बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो क्या स्थिति रहेगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना हो गया, 1 हो गया। Z 1 होते ही यहाँ से क्या आ गया, Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना, पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए, इससे अपन को क्या मिला, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस त्रिज्या का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर अपन क्या करें पहली कक्षा के लिए, है ना, मूल ऊर्जा स्तर, है ना, या अपन कहें मूल ऊर्जा स्तर के लिए बात करें, है ना, जो ग्राउंड स्टेट वाली जो कक्षा है उसकी अपन बात करें तो उसके लिए कितना आ जाएगा इसका मान, देखो जरा अपन मान रखें तो n का मान कितना होगा, n बराबर 1। जब n बराबर 1 आप रख दोगे तो क्या स्थिति बनेगी, n बराबर 1 रखते ही यहाँ से Rn कितना आ जाएगा, Rn बराबर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर, ये मान आ गया। और जब अपन h का मान रखते हैं, h कितना अपने पास है, h बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट अपने पास 8.85 इंटू 10⁻12 है, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर क्या आ गया, पाई का मान अपने पास है 3.14, एम ई का मान कितना अपने पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ई का मान कितना अपने पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। जब ये सारी वैल्यूज अपन यहाँ पुटअप कर देते हैं तो अपने पास जो Rn की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम या लगभग 53 पिकोमीटर ये आती है। तो न्यूनतम जो ऊर्जा स्तर है, न्यूनतम ऊर्जा का जो ऊर्जा स्तर है उस ऊर्जा स्तर की त्रिज्या का मान कितना आया, या उस कक्षा की त्रिज्या का मान कितना आया, Rn बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको बोर के ही सम्मान में बोर त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर त्रिज्या कहा जाता है, और A0 से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं अपन, A0 से डिनोट करते हैं। और नए रूप में इस A0 से डिनोट करने के बाद इसका मान कितना हो जाएगा, Rn बराबर Rn बराबर देखो क्या था फॉर्मूला अपने पास, यहाँ हाइड्रोजन के अलावा किसी भी दूसरे एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या स्थिति बनेगी, n स्क्वायर के अलावा ये वाली जो राशि है, ये देखो कौन सी वाली, ये वाली, इसका मान तो 0.529 आ गया, तो कितना है Rn का मान 0.529 n स्क्वायर या A0 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये Rn का मान हो गया। फॉर अदर एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ बटा में एक Z और आएगा, तो उस कंडीशन में अपने पास Rn का मान कितना हो जाएगा, Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास हाइड्रोजन के लिए, और अन्य एटम्स के लिए क्या आती है, रेडियस की वैल्यू आती है। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, चक्कर लगाता है, उन अनुमत कक्षाओं के लिए त्रिज्या का मान अपन यहाँ ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिज्या का मान आता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय चाल है।
ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। नेक्स्ट, कक्षीय चाल जिसकी अपन Vn की बात कर रहे हैं, इसका मान ज्ञात करना है। देखो अपने पास Rn आ गया, तो इस फॉर्मूले में अपन Rn का मान रख दें तो क्या आ जाएगा, Vn आ जाएगा। तो क्या होगा अपने पास समीकरण 3 से, समीकरण 3 से Vn कितना है, NH अपॉन 2 पाई me इंटू Rn। अब इसमें Rn का मान रख दें, कितना रख दें Rn का मान, देखो यहाँ Z और आ जाएगा तो Z आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या स्थिति बनेगी Vn में, n स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, कितना होगा Vn बराबर NH अपॉन 2 पाई एम ई अपने पास है, ब्रैकेट में n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, ये अपने पास Rn की वैल्यू थी। क्या रह गया देखो, n से एक n कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, एम ई से ये एम ई कैंसिल हो गया, क्या रह गया Vn बराबर जेड ई स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक h से ये h भी कट गया, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन ये ऊपर चला, क्या बचेगा 2NH एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये मान आ गया। ये मान किसके लिए आ गया, वेग के लिए आ गया। जो अपने पास हाइड्रोजन एटम था या हाइड्रोजन लाइक जो एटम है, उन एटम्स के लिए बोर की पोस्टुलेट की सहायता से जो कक्षीय वेलोसिटी है वो उसकी आ गई हाइड्रोजन की, ये वाली वैल्यू अपने पास आती है। कई बार क्या होता है, इस h को h बार भी लिख दिया जाता है, तो h को h बार क्या लिखते हैं, h बार कितना होता है, h अपॉन 2 पाई भी लिखा जाता है। तो मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बचेगा अपने पास, Vn बराबर h अपॉन 2 पाई, ये तो क्या हो जाएगा h बार 2 पाई, यहाँ मल्टीप्लाई तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट NH बार, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए या उसके जैसे एटम के लिए क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर अपन कहें कि हाइड्रोजन एटम लें तो यहाँ Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और N की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और इसकी जब ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट और h बार की जब अपन वैल्यू रखते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास कितना आता है 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी कि कहने की बात क्या हुई, अगर अपन 4 हाइड्रोजन एटम देखें तो हाइड्रोजन एटम के लिए मान कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए अपने पास Vn कितना आ जाएगा, Vn ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h बार, इनकी वैल्यू रखते ही वैल्यू अपने पास कितनी जाएगी 2.179 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अन्य सभी के लिए अपने पास कितनी वैल्यू रहती है Vn की, ये वाली वैल्यू रहती है। और ये जो 2.179 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू Z अपॉन n, ये बाकी किसी भी अन्य परमाणु के लिए आप ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार से अपन हाइड्रोजन परमाणु की सहायता से क्या क्या नील्स बोर के मॉडल की सहायता से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, या हाइड्रोजन लाइक जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की एनमी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो अगले वाले लेक्चर में आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।